उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो गया। मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी नेताओं ने मिठाई खिलाई। अब देवेंद्र फडणवीस आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। आपने कहा कल तक बताएंगे क्या? कल आपको सब बताएंगे, कल सब बताएंगे। राज्य भर से लोग कल मुंबई पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं आह्वान करता हूं, अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। ओके, जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। शपथ क्या परसों होगी? नहीं, वो तय हो रहा है। ओके, उद्धव जी ने आज कैबिनेट मीटिंग में आज औरंगाबाद का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया, हिंदुत्व की राह पे फिर से चल पड़े। नहीं, वो थोड़ी देरी हुई। यदि यही स्टैंड लेकर वो राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय के साथ नहीं जाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं जाते, पर हिंदुत्व का जो भूमिका है उसको पकड़ के रहते साथ में काम करते, तो आज जो नौबत आई वो नहीं आती। जो इस्तीफा उन्होंने 9 दिन पहले देना चाहिए था, वह इस्तीफा उन्होंने 9 दिन देरी से दिया है। क्या कारण देरी की? यह पूरी तरह से, जब तुम्हारे पास आंकड़े नहीं है तो 9 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? यह वसूली सरकार करके देश ने देखा, पर यदि इस्तीफा भी फेसबुक लाइव से होता तो फेसबुक लाइव से इस्तीफा देते। ये पूरी तरह से फेसबुक लाइव सरकार थी। सत्य का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र की राजनीति के बाद बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। बिहार में एआईएमएम के 5 विधायक हैं, जिनमें से प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान को छोड़कर चारों विधायक अब आरजेडी में आ गए हैं। इन चारों विधायकों को तेजस्वी यादव खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर में ले आए। ये 4 विधायक शाहनवाज आलम, इजहार असफी, अंजाम नईमी और सैयद रुकनुद्दीन अहमद। इसी के साथ बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। 75 से 76 सीट बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन साहब कोचाधामन से, रुकनुद्दीन अहमद जो 22 से जो है, जो एआईएम में थे, यानी एआईएम को 5 सीटें मिली थी, जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकार। और उदयपुर में देश को दहलाने वाले कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने निकला है। सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी घटना है और आरोपी रियाज पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था। आरोपी रियाज के फोन में 10 पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। बुधवार को हत्या के एक दिन बाद भारी पुलिस तैनाती के बीच दुकानदार कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार किया गया। कन्हैया की अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। कन्हैया के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। कन्हैया की पत्नी के मुताबिक कन्हैया को लगातार धमकियां मिल रही थी और वो पिछले 6 दिनों से दुकान जाने में घबरा रहे थे। पहले चिंतित थे, क्या दुकान पे नहीं जा रहे थे? कितने दिन से काम पे क्यों नहीं गए और क्या बोला? 7 बजे तो घर आ जाते, रात को 10 बजे आते थे, तो 7 बजे आने लग गए। और पहले एक हफ्ते से नहीं गए थे या गए थे? नहीं गए थे, जा रहे ही नहीं थे। और जिस दिन गए ये हो गया? कल ही तो गए, कल की तो बात है ये। राजस्थान पुलिस ने कन्हैया के हत्यारे रियाज और गौस मोहम्मद को कल ही राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस पूरे मामले का उद्देश्य आतंक फैलाना है। जानकारी के मुताबिक गुलाम गौस 2014-15 में पाकिस्तान भी गया था। इस पूरे हत्याकांड में 2 मुख्य हत्यारों समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी में दोनों हत्यारों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों का संबंध पाकिस्तान के दावत इस्लामी नाम के संगठन से है। लगातार इन्होंने पाकिस्तान कुछ डेटा कॉल्स की। रियाज के फोन में कुछ 10 पाकिस्तानी नंबर भी निकले हैं। गौस मोहम्मद पाकिस्तान भी गया था, कराची गया था 2014-15 में, और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या को अंजाम दिया ताकि लोगों के जहन में ये लोग दहशत पैदा कर पाएं। बाकायदा रेकी की और वीडियो पहले ही बना लिया था और इसको हत्या करने के बाद इन्होंने वायरल किया। पूरे उदयपुर में तनाव है और कर्फ्यू लगा हुआ है। दुकानें बंद है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। मंगलवार को गौस मोहम्मद और रियाज ने उदयपुर में दुकानदार कन्हैया लाल की नूपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले की सारी शुरुआत सोशल मीडिया पे हुए बयानों से लेकर हुई है। कन्हैया लाल ने अपने लिखित बयान में पुलिस को बताया कि उसके फोन पे किसी ने अनजाने में नूपुर शर्मा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके चलते उसे धमकियां मिलने लगी। लेकिन जो लोग उसको धमकियां दे रहे थे वो उसके आस पड़ोस के ही थे। इसलिए पुलिस ने दोनों को थाने पर बुला के राजीनामा करके मामले का निपटारा कर दिया। शायद पुलिस और कन्हैया को भी ये नहीं मालूम था कि इन बयानों को देखते हुए उन पर इस तरह का निर्मम हमला हो सकता है। उदयपुर से सौरभ शुक्ला के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मसले पर यानी राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल मर्डर केस को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी ने तुष्टीकरण और ऐसी मानसिकता को पनाह देने वालों को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस ने देश भर में माहौल बिगाड़ने को लेकर इसकी वजह बताया। देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट। जो कुछ हम अफगानिस्तान में देखते थे कि वहाँ इस तरह की मानसिकता के लोग किस तरह से चुनौती दे करके लोगों का सिर धड़ से अलग कर रहे हैं, वही नज़ारा एक बार मेरे शांत राजस्थान में देखने को मिला, उदयपुर में देखने को मिला। उदयपुर तो स्तब्ध था ही, मेवाड़ एकदम चौंका हुआ था ही, पूरा राजस्थान भी एक बार स्तब्ध बना होकर के इस घटना को देख करके आश्चर्यचकित था कि ऐसा हमारे राजस्थान में हो सकता है। ऐसी बर्बरता जो झकझोर दे, मंजर ऐसा जो देखना और दिखाना मुमकिन नहीं। हत्या को अंजाम देने वाले बेशक सलाखों के पीछे हैं, पर सवाल कई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इन लोगों को कौन प्रश्रय दे रहा था? इस तरह की मानसिकता के बीज इन लोगों के मस्तिष्क में क्यों किसने बोए हैं? कौन इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा था? कौन इन लोगों को इस तरह से उकसा रहा था? और कुछ लोग अपने वोटों के लालच में इसको खाद, पानी और हवा देकर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राज्य में सत्तासीन कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि देश में बिगड़ते माहौल का नतीजा बताया और बीजेपी को नसीहत भी दे डाली। लेकिन जब धमकी के बाद कन्हैया लाल ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी पर उसे मिली नहीं थी। 2017 में हमने मेरे बगल वाले जिले में राजसमंद में शंभूलाल रेगर ने अफराजुल को जब मारा तब इसी तरह से वीडियो बना के वायरल किया। पहलू खान आपने देखा, अखलाक खान आपने देखा, कमलेश तिवारी आपने देखा, सुबोध सिंह आपने देखा। तो यह माहौल जो खराब हो रहा है इस देश का, प्रधानमंत्री का एक राजधर्म है, उनका फर्ज है सामने आए, राष्ट्र को संबोधित करें, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करें और नफरत कैसे कम हो समाज में, उस दिशा में कोई कदम उठाएं। उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन लाल मीणा के आरोप राज्य सरकार पर हैं। कन्हैया लाल की पुलिस से सुरक्षा की लगाई गई गुहार को गंभीरता से लिया जाता तो ये वाकया न होता। कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे कि जो हालात खराब हुए वो कहीं न कहीं बीजेपी की जो एक हिंदू मुस्लिम की नीति है उसका नतीजा ये हो रहा है। देखिए, ये तो उनका इस तरह का आरोप लगाना एकदम गलत है और मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान कर रहे हो। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच धार्मिक गुरुओं ने इस करतूत की निंदा की है। ये इंसानियत सोच वाकया जिसमें दो शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोच है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बशीर बद्र साहब की दो पंक्तियाँ हैं, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें,
आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। कोशिश करनी चाहिए कि ना हालात बिगाड़ें और ना ही बिगड़ने दें। इंसान हैं, इंसानियत को ज़िंदा रखें। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बस्तर की हरियाली किसी का भी मन मोह सकती है, लेकिन सालों से इसमें बारूद की बू बस गई थी। यहाँ के झरने, नैसर्गिक गुफाएं और घने जंगल पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। कभी संगीनों के साये में उनका रास्ता और रुख रखा था, लेकिन अब वही हाथ सैलानियों के लिए फैलाए हुए हैं जिन्होंने कभी बंदूक उठाए थे। बस्तर के चित्रकूट का ये रिजॉर्ट कभी एसटीएफ का कैंप था, जहां नक्सलियों से लोहा लेने जवान तैनात थे। लेकिन अब यहां एसटीएफ के जवान नहीं बल्कि मुख्य धारा में लौट चुके सरेंडर नक्सली पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। वो कैंप खुला था नक्सली ऑपरेशन के लिए। अब चूंकि वो नक्सली क्षेत्र खाली हो गया और वहाँ जो नक्सली जो थे, जो सरेंडर के आत्मसमर्पित नक्सलियों के द्वारा वो कैफे संचालित किया, बहुत सुंदर बना है, जो जगदलपुर और चित्रकूट के बीच में है। वहाँ काफ़ी बड़ी जगह भी है। उस पूरे कैंप को दिया गया और एक रिसॉर्ट के रूप में डेवलप किया गया है इंद्रावती नदी के किनारे में। तो बहुत खूबसूरत जगह है और नक्सली यदि आत्मसमर्पित कर रहे हैं तो इस प्रकार एक नया रास्ता उनके जीवन के लिए खुला है। इस इको टूरिज्म रिजॉर्ट में आत्मसमर्पण कर चुके विष्णु सोरी और सुमन कश्यप जैसे पूर्व नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार मिला है। पहले मैं नक्सली में था, इधर उधर काम करवाने के लिए नक्सली में जुड़ा था। उस कारण से हमको बहुत खराब था, तबलीत वगैरह, तो जहाँ पर छोड़ देते थे और जाते थे। जब यहाँ पर समर्पण आदेश आ गया तो समर्पण के लिए सूचना दिए थे, इसलिए समर्पण किए और इधर आए। तो इसी कैंप नक्सली के लिए कैंप था, इसी के लिए हम लोग लड़ते थे। तो अब नक्सली भाग गए, इसलिए वो पुलिस भी गए और इसी गार्डन बन गए। हमको इसी गार्डन में हमको इस नौकरी दिया जा रहा है। पहले हमारे हाथ में बंदूक थे, इस कैंप के लिए वो विरोध करते थे। अब कैंप यहाँ से गया तो ये होटल पर्यटन यहाँ बना, तो इसमें हमको रोजगार मिल रहे, हमारा परिवार भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या करोगे आप काम? यहाँ हम लोग साफ सफाई करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे भी। पर्यटक यहाँ आकर खुश हैं। प्रशासन का कहना है कि बस्तर बदल रहा है। आने से पहले हमारे मन में एक झिझक थी, लेकिन कि यहाँ जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो नक्सली हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये हमारी जो मन में जो अवधारणा थी वो पूरी तरीके से बदल गई। बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं ये लोग और अच्छी सर्विस दे रहे हैं। इन भाइयों से बात करके ऐसा लगा कि हमारे बीच के अपने ही लोग हैं ये, और बिल्कुल डर नहीं लगा हमको, और सर्विस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में ये इको टूरिज्म रिजॉर्ट बना है वहाँ पर 10 साल पहले ही बम ब्लास्ट हुआ था, पुलिस चौकी में भी बम ब्लास्ट हुआ था। अभी स्थिति सामान्य की ओर जा रही है। जिन लोगों के हाथ में पहले बंदूक थी, अब वो रोजगार उनको बेहतर मिल रहा है। रिसेप्शनिस्ट तक की नौकरी वो लोग अभी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कुछ नहीं बदला, बस्तर में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। मुझे लगता है कि पूरे बस्तर में नक्सलियों का ही साम्राज्य है और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम कैंप बंद करके रिसोर्ट चालू कर रहे हैं, चालू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दूसरे राज्य के लोगों को ला कर के यहाँ पर राज्यसभा के लिए उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको 5 स्टार कहते हैं रिसोर्ट में रोका जा रहा है, तो निश्चित तौर से सरकार को तो अब खुद का रिसोर्ट चालू करना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ तो एटीएम बन चुका है। करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बने इस रिसोर्ट का निर्माण जिला प्रशासन ने करवाया है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। इसके अलावा रूफटॉप रेस्टोरेंट और रिवर राफ्टिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज जब बस्तर में एक तरफ चारों ओर आदिवासियों के द्वारा पूरे कैंपों का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं बस्तर जिले में सुरक्षा बल के कैंप का एक नायाब उपयोग भी किया गया है, जिसने न कि आदिवासियों को ही रोजगार दिया है, साथ ही साथ उन सरेंडर माओवादियों को भी रोजगार की दिशा में एक नई पहल करने का मौका भी दिया है। जगदलपुर से अपने सहयोगी रिजवान और जुल्फिकार के साथ विकास तिवारी।